कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के बाद प्रस्तावना मैंने आपको पूरी पढ़ा दी थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस वक्त संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद। तो आज हम जो बात करेंगे, वो संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे। संविधान का भाग 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषित करता है कि भारत जो है वो है क्या, किस तरह से बना, क्या हुआ और इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। बात करें भाग 1 की। भाग 1 भारत के संघ राज्य क्षेत्र, ये आपके अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक जाता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का अनुच्छेद 1। भारत का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? क्या कहता है भारत का अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। संघ होगा या संघ है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये संघ क्या है। राज्यों का संघ होगा। संघ को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि संघ की शक्ति क्या है, संघ होता क्या है, संघ कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले थोड़ा इस संघ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 1 कहीं ना कहीं पूरे के पूरे भारत को परिभाषित करता है। इंडिया, दैट इज भारत। संविधान में भारत को केवल 2 ही नामों से जाना जाता है, एक भारत के नाम से और एक इंडिया के नाम से। हिंदू वर्ष के नाम से या भारतवर्ष के नाम से या हिंदुस्तान नाम से नहीं जाना जाता है। पूरे संविधान में भारत के केवल 2 ही नाम हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो अभी हम बात कर रहे थे संघ के ऊपर। संघ क्या है? देखो, बात को समझना बेटा, बड़े प्रेम से समझिए, धीमे धीमे हर चीज समझाएंगे, हर चीज पर बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा संविधान के विषय में जो आपको नहीं पता होगा। जितना बेस्ट दे सकता हूं उतना बेस्ट दूंगा, और यह भी वादा करता हूं कि इसके बाद आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले आपको समझना होगा परिसंघ को। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल। ये कॉन्फेडरल क्या होता है? देखो, बात को समझना बेटा कि अगर हम बात करें कॉन्फेडरल में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य होते हैं, और वे मिल जाते हैं और एक बड़े राज्य का निर्माण कर देते हैं। कॉन्फेडरल में छोटे छोटे राज्य होते हैं और वे मिलकर एक राज्य का निर्माण कर देते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को दे देते हैं। लेकिन इसके साथ एक कमी बहुत बड़ी है बेटा। क्या कमी है? कमी यह है कि इसमें राज्य अलग हो सकते हैं। यानी कि एक परिसंघ बनने के बाद वो कभी भी टूट सकता है। तो ये बहुत कमजोर होता है। इसमें से जब चाहे कोई राज्य का, देश का कोई राज्य अलग होना चाहे तो हो सकता है। दूसरी बात करते हैं संघ की। अब संघ भी 2 तरह का है। एक तो संघ है फेडरल वाला और एक है संघ यूनियन वाला। तो ये सर फेडरल में और यूनियन में क्या अंतर है? देखो, जिस तरह से अभी हमने को फेडरल को पढ़ा, परिसंघ को पढ़ा, उसी प्रकार ये भी
एक परिसंघ के तरह ही होता है। इसमें भी छोटे छोटे राज्य मिलते हैं और अपनी शक्ति केंद्र को दे देते हैं, लेकिन उनके पास भी ये अधिकार होता है कि अगर उनकी राज्यों से सहमति, उसकी केंद्र से सहमति ना बने तो वो टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो एक फेडरल है। संघ तो अमेरिका भी है, संघ तो अमेरिका भी है, पर वो एक फेडरल है, यानी कि उसका कोई भी राज्य जब चाहे उससे टूटकर अलग हो सकता है। शक्ति तो केंद्र में है, लेकिन अलग होने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। ऐसी स्थिति में आपका फेडरल भी कमजोर होता है। और जो बात करें संघ की, यूनियन की, इसके साथ क्या होता है? इसमें क्या होता है, राज्यों को जो मिलाया जाता है, इसमें फेडरल ले लो या को फेडरल ले लो, इसमें राज्यों को जो मिलाया जाता है वो शर्तों के साथ मिलाया जाता है। मतलब अगर जब कोई राज्य किसी संघ में जाके मिलता है, किसी केंद्र में जाके मिलता है, तो वो कुछ शर्तें रखता है कि हमारी ये शर्तें होंगी, हमारी ये शर्तें होंगी, अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में जब किसी राज्य को मिलाया जाता है तो उसकी कोई शर्तें नहीं होती, बिना किसी शर्त के मिलाया जाता है। और ऐसी स्थिति में उस राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति नहीं होती। यानी कि यूनियन का जो गठबंधन है वो एक बहुत ही मजबूत है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन वाला संघ है। क्या है? यूनियन वाला संघ है। इसका सीधा मतलब है कि अगर भारत का कोई राज्य चाहे तो उससे अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर कितने भी हाथ पैर मार ले, भारत से अलग नहीं हो सकता। चाहे पाकिस्तान, आज जैसे आप आजकल देखते हो खालिस्तान के विषय में, माफी चाहूंगा थोड़ा सा प्रोजेक्टर चालू नहीं किया है, तो हाँ मैं बात कर रहा था खालिस्तान के विषय में। आजकल एक बहुत मांग उठती है खालिस्तान के विषय में कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए। ये संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब भारत का गठन हुआ तो कहीं भी फेडरल या को फेडरल की बात ही नहीं थी। सीधी सीधी एक ही बात थी, यूनियन की। भारत राज्यों का संघ होगा। ये संघ की जो घटना है, संघ बनने की घटना है, यूनियन टेरिटरी बनने की घटना है, ये बहुत बड़ी है। आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी शर्तों के साथ आजाद हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों के साथ आजाद हुआ। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत को आजाद करते हैं तो उस वक्त भारत में करीब करीब, सर लॉर्ड माउंटबेटन क्यों? क्योंकि आखिरी गवर्नर जनरल तो वही थे। तो भारत में उस वक्त 552 से ज्यादा देशी रियासतें थी। कितनी? 552। थोड़ा सुनना बेटा, 562 हो सकती हैं, 570 है, मैं आपसे कह रहा हूं 552 से ज्यादा थी, 552 से ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने इन सारी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शन दिए? 3 ऑप्शन दिए। 3 ऑप्शन दिए। सर वो क्या थे? जो पहला ऑप्शन था, वो पहला ऑप्शन ये था कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ। जो दूसरा ऑप्शन था वो भारत में मिल जाओ। और जो तीसरा ऑप्शन था वो था आप अपने लिए स्वतंत्र देश बना लो, स्वतंत्र देश बना लो। अब ये 3 स्थितियां बहुत घातक सिद्ध हुई। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल का गेम खेला वो इतना भयानक था कि भारत में अलग अलग देश बन गए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो बात करते हैं हम बंबई की, तो बंबई में उस वक्त प्रधानमंत्री हुए थे, वो अंबेडकर वाली स्टोरी बताई थी मैंने। जो बंबई है वहां पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खैर। तो ऐसी स्थिति में ये हर जगह पर अपना अपना प्रधानमंत्री बन गया। राजाओं ने सीधा सीधा सोचा, जो राजा थे देसी रियासतों के, उन्होंने सीधा सीधा सोचा कि हम क्यों डिवाइड हों, हम क्यों डिवाइड हों, हम क्यों किसी के साथ मिलें, हम क्यों ना अपना एक स्वतंत्र देश ही बना लें, हम क्यों ना अपना एक स्वतंत्र देश ही बना लें। और ऐसी स्थिति में भारत में 552 से ज्यादा अलग अलग देश बन गए। भारत में 552 से ज्यादा अलग अलग देश बन गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या का विषय हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग
जिन्होंने कहा कि हमारे इतने सारे लोगों की कुर्बानियां हुई जिस भारत को आज़ाद करने के लिए, और जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने राज्यों को पुनर्गठन करने की ठानी। तो सभी राज्यों से विलय पत्र शामिल करवाए गए, सभी राज्यों से विलय पत्र शामिल करवाए गए। तो भारत को जो राज्यों का एकीकरण है, राज्यों का एकीकरण है, राज्यों का एकीकरण है, इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कितने लोगों की बेटा? 3 लोगों की, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे व्यक्ति हैं वे हैं मेनन साहब, बीपी मेनन, बीपी मेनन। और तीसरे व्यक्ति हैं वो है माउंटबेटन, माउंटबेटन। ये 3 लोग हैं जिन्होंने राज्यों को पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी ली। क्यों ली भाई? क्योंकि इससे पहले आप बहुत कुछ देख चुके हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं 1893 में अफगानिस्तान का विभाजन। भारत से 1893 में, लिख देता हूं मैं, चीजों को याद रहेंगी आपके दिमाग में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत खंड विखंड हो जाता। जिस अखंड भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो हमारे पास होता ही नहीं। हमने क्या देखा कि 1893 में एक डूरंड लाइन खींची गई, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, और ये भारत और अफगानिस्तान दोनों को विभाजित करती है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान दोनों को विभाजित करती है। इसके बाद हमने क्या देखा? 1935 में भारत का एक बड़ा हिस्सा काटकर बर्मा या म्यांमार के रूप में अलग कर दिया गया। 2 देश भारत से निकल चुके हैं, और तीसरा 1947 में हर बच्चा जानता है कि क्या हुआ था। 1947 में जो आपने भीषण नरसंहार देखा है वो कोई भूल नहीं सकता। अब आपने नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो दुखद घटनाएं हैं वो आज भी हमें देखने को और सुनने को मिल जाती हैं। 1947 में 2 देश, पहले तो एक ही था पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये 2 देश। आज पाकिस्तान तो, और ये मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर था, मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर था, और ये भी मुस्लिम थे। तो इनका डिवाइडेशन कर दिया गया भारत से 2 देशों के रूप में। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, यहां पर जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। मैंने आपको बताया था रेड क्लिफ के बारे में। रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से इसका डिवाइडेशन होता है, और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश, ये और भारत के बीच में जो रेखा है वो जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है, जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीरो लाइन कहलाती है। ये इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, और ऐसी स्थिति में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि अब भारत का कोई भी टुकड़ा अलग हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने राज्यों को जोड़ने का बीड़ा उठाया, राज्यों को जोड़ने का बीड़ा उठाया, और उसमें लगभग उन्होंने सभी राज्यों से साइन करवा लिए। 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त साइन करने से मना कर दिया। 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य था। हैदराबाद एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य था। यहां पर जो हुआ करते थे वो निजाम साहब थे। कौन थे? निजाम साहब। बात को सुनना, निजाम साहब जो वहां के राजा थे, नवाब हो, जो भी कहना चाहो, वो निजाम साहब थे। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने राज्य को भारत में विलय कर दीजिए, उन्होंने सीधी सीधी इस बात को मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा
नहीं करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको धमकी दी कि आप ऐसा नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो किस्से किंवदंतियों के रूप में कही जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम अपने यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं हैदराबाद में उन सबको मरवा देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है आप ऐसा कर दीजिए, अगर आप ऐसा करोगे तो देश में जितने भी मुस्लिम हैं आपको एक भी कल नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने हिंदू हैदराबाद में हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम पूरे भारत में हैं। 12 सितंबर को हैदराबाद के निजाम साहब मना करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं कि सैनिक कार्यवाही, मतलब पुलिस की वर्दी में सेना को वहां पर भेज देते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं। तो सैनिक कार्रवाई के रूप परिणाम स्वरूप 17 सितंबर को ऑल इंडिया रेडियो पर निजाम साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ख था जो भारत जैसे देश में अपने राज्य को विलय नहीं किया। आज मैं स्वेच्छा से हैदराबाद को माफी चाहूंगा, हैदराबाद को भारत राज्य में विलय करता हूं। यही बात जूनागढ़ के साथ होती है। तो जब जूनागढ़ होता है, जब जूनागढ़ का नंबर आता है, तो जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे ये भी मुस्लिम हैं। जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो डर जाते हैं कि अगर हैदराबाद के साथ ऐसा किया जा चुका है तो जाहिर सी बात है मेरे साथ भी किया जाएगा। वो रातों रात फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो सत्ता कोई भी संभालने वाला नहीं बचता। तो वहां की जो जनता है उससे जनमत संग्रह, याद रखना, हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया है। किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया है। क्वेश्चन आता है बेटा सीधा सीधा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया है, जबकि जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया भारत में। अब बचता है जम्मू कश्मीर। जैसे ही जम्मू कश्मीर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब जो भी कहना चाहो, मुझे कांग्रेस विरोधी ना कहना, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या तो उसी दिन बन गई थी। उन्होंने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में आप कुछ नहीं करेंगे, उसका फैसला मैं लूंगा। जम्मू कश्मीर वैसे तो मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन वहां के जो राजा थे वो हरि सिंह गौड़ थे। राजा थे वो हरि सिंह गौड़ थे। वो कहते थे कि हम साइन करने को तैयार हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बहुत सारी शर्तों के साथ कि आप पहले शासन अपना ओबेदुल्ला को सौंपो, फिर ये करेंगे वो करेंगे। बहुत बड़ी घटनाएं, ऐसी बातें होने लगती हैं। और ऐसी स्थिति में 1947 में ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब राजा हरि सिंह गौड़ भारत से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी सेना नहीं है और हमारी जनता मारी जा रही है, तो जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं कि आप जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो जब पहले वो हरि सिंह गौड़ शासन ओबेदुल्ला को सौंपते हैं, उससे शासन अपने यहाँ पर स्वीकार करवाते हैं, ऐसी स्थिति में 370 बनवाते हैं। बहुत सारी बातें हैं बेटा, बहुत सारी बातें हैं कि 370 आर्टिकल का निर्माण होता है, पूरा का पूरा विशेष दर्जा प्राप्त होता है, बहुत सारी शर्तें। अब तो 370 हट चुका है, तो उस पर बात करना बेकार है। तो वहां के शासन को सौंपा जाता है। तब तक पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था, जिसे आप पीओके कहते हैं, वो उसके पास चला गया था। पाकिस्तान आज भी उसको आजाद कश्मीर के नाम से जानता है, और कश्मीर मसला भारत में कितना बड़ा है ये किसी बच्चे से छुपा नहीं है। ठीक है बेटा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं भारत को जो एक करना था, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल के आते हैं और पूरी जिम्मेदारी के तहत भारत को एक संघ यानी कि यूनियन के रूप में गठित करते हैं। तो जो यूनियन में आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि भारत का अगर कोई राज्य चाहे भारत से अलग होना तो वो नहीं हो सकता। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत में और बात करें तो आप जरा पढ़ेंगे, एक समिति बनती है एसके धर समिति। एसके धर समिति, इसका काम क्या था? इसका काम यह था बेटा, एसके धर समिति का काम यह था कि भारत के जो राज्य एक हो गए हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि पुनर्गठन में बहुत सारे लोग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य दीजिए। तो ऐसी स्थिति में एसके धर समिति ने इस बात को टोटली डिनाई कर दिया कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद और बात करें जेवीपी, ये समिति का गठन होता है।
इस समिति में क्या होता है, जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, पट्टा वी सीतारामैया और पटेल, सरदार पटेल। इन तीन लोगों को नाम इन्होंने एक समिति का गठन किया और इन्होंने भी जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। बोर तो नहीं हो रहे, बोर मत होना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। इसके बाद होता क्या है कि 1952 में भाषाई आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत जोरों से उठने लगी और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पेट्टू श्री रामलू। ये भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के आधार पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और 52 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इनकी मौत हो गई। जब 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो गई तो जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया और उस आक्रोश का परिणाम हमने देखा कि हमें एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना करनी पड़ी। एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनता है वो 1953 में बनता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली इसके अध्यक्ष हैं और उसके अलावा दो और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ये 3 सदस्य हैं इस राज्य पुनर्गठन आयोग के और ये 1956 में अपनी पहली रिपोर्ट देता है और उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। क्या बेटा आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? कंफर्म? जब भाषाई आधार पर राज्य बने उससे पहले जो राज्य थे वो 4 भागों में हुआ करते थे। किस भागों में हुआ करते थे? 4 भागों में। भाषाई आधार पर बनने से पहले जो राज्य हैं वो 4 भागों में अंग्रेजों ने डिवाइड किए थे, जिसमें सबसे पहले बात करें अपन पार्ट ए। ये पार्ट ए क्या था? ये पार्ट ए हुआ करते थे ब्रिटिश प्रोविंस। क्या हुआ करते थे बेटा? ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, जिनमें आप मध्य प्रदेश को अगर लेके चलते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का भी जब गठन होता है तो वहां पर पार्ट ए की स्टेट हुआ करती थी सेंट्रल प्रोविंस नाम से, जिसको जानते थे। सेंट्रल प्रोविंस क्या हुआ करती थी? ये ब्रिटिश प्रोविंस क्या हुआ करते थे? इन पर सीधे अंग्रेज कब्जा किए हुए थे। इन राज्यों पर अंग्रेजों का सीधे कब्जा था, यानी कि यहां पर कोई राजा नहीं हुआ करते थे। दूसरी बात करें पार्ट बी। ये है आपकी प्रिंसली स्टेट। अच्छा, प्रिंसली में आपको एक नाम सुनने को मिल रहा है प्रिंस का मतलब होता है राजा। प्रिंसली स्टेट का मतलब है प्रिंस। प्रिंसली का मतलब है कि वे जहां पर राजा हुआ करते थे। अभी मैंने आपको बताया 562 देशी रियासतें थी, तो 562 देशी रियासतें हैं बेटा, वहां पर राजा ही तो हैं। तो वे राज्य जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वे जहां पर राजा शासन किया करते थे। बात करें पार्ट सी की। तो पार्ट सी वे बड़े राज्य थे, वे बड़े राज्य थे, वे बड़े क्षेत्र थे जिन पर अंग्रेजों का शासन था, जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। कि सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। अब अंग्रेज अगर पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा करें तो उन्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे आदिवासी एरिया हैं। तो ऐसी जगह है मध्य प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, केवल उन पर कब्जा करो, बाकी पर कब्जा क्यों करो?
दूध में से केवल मक्खन मक्खन पकड़ लो, मट्ठी में से केवल मक्खन मक्खन पकड़ लो। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा करोगे तो गांव गवड़े को करके करोगे क्या? तो ऐसी स्थिति में मान लो भोपाल पे कब्जा कर लो, काम हो गया, इंदौर पे कब्जा कर लो, काम हो गया, और ग्वालियर पे। तो वे पूरे स्टेट में वे मुख्य मुख्य जगह जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सत्ता का केंद्र हैं, जो शक्तिशाली हैं, केवल उन पर कब्जा कर लो, फालतू जगहों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। तो अंग्रेजों ने जो उन जगहों पर कब्जा कर रखा था वे कहलाती थी आपके लिए पार्ट सी की स्टेट। क्या कहलाती थी? पार्ट सी। पार्ट सी को आप कहते हैं कमिश्नरी। क्या कहते हैं? कमिश्नरी प्रांत। पार्ट सी को कहते हैं हम कमिश्नरी। ये ब्रिटिश प्रोविंस है, ये प्रिंसली है, पार्ट सी में आपकी कमिश्नरी। और चौथा है पार्ट डी। चौथा क्या है बेटा? पार्ट डी। पार्ट डी। तो बेटा ये है आपकी यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र, और संघ राज्य क्षेत्र आप सीधे सीधे जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको उस टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा बोला जाता था। तो इन चारों को मिलाकर राज्य बनते थे। और 1956 के बाद ये एबीसीडी जो है ये खत्म कर दिए गए। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद ए, बी, सी और डी इनके द्वारा जो राज्य बनाए गए थे उनको खत्म कर दिया गया, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने नए राज्यों की गणना की। बेटा ये बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो हम पढ़ रहे हैं, इतना सारा जो रामकथा मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं कि जो भारत है जिसका अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो कहता है, वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। और बेटा ये संघ कौन सा वाला है? यूनियन वाला है। कौन सा वाला? यूनियन। ये को फेडरल नहीं है, ये फेडरल नहीं है, ये है यूनियन। यानी कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं है। इस बात को समझाने के लिए मुझे इतनी सारी रामकथा पढ़नी पड़ी। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? बात करें अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत की संसद को ये अधिकार है। किसको? संसद को। भारत की संसद को ये अधिकार है कि अगर भारत के बाहर कोई राज्य है जो चाहे कि हमें भारत में मिलना है, तो उस राज्य को भारत की संसद भारत में शामिल कर सकती है। जैसे बात करें सिक्किम की, हमने सिक्किम को भारत में शामिल किया। अगर अफगानिस्तान का कोई राज्य चाहे कि हमें भारत में शामिल होना है, या बलूचिस्तान चाहे कि हमें भारत में शामिल होना है, तो ऐसी स्थिति में भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। ये बात शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। एक बात और, इस बात की जानकारी के लिए, मतलब ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की कोई विशेष सहमति की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं, अगर आप शामिल नहीं करोगे, आप शामिल नहीं कर सकते, मेरी परमिशन नहीं है। राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता ऐसे काम के लिए नहीं है। मतलब राष्ट्रपति मना करे तो भी संसद उसको शामिल कर सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? और बात करते हैं, जैसे अभी बात करते हैं हमने 35वें संविधान संशोधन द्वारा, थोड़ा समझा ही देता हूं, चलो, मैं सोच रहा था कि ज्यादा ना समझाना पड़े। जैसे बात करें, हमने भारत के संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया। 35वां संविधान संशोधन किया, और ये 35वां संशोधन हमने विशेष राज्य सिक्किम के लिए किया। किसके लिए? सिक्किम के लिए किया था। सिक्किम के लिए। तो सिक्किम क्या है? देखो, बात को समझना बेटा। जो राज्य होते हैं भारत में, जो राज्य हैं वो बेसिकली 3 तरह के हैं। भारत के जो राज्य हैं वो बेसिकली 3 तरह के हैं। पहला है राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश,
और तीसरे होते हैं अर्जित राज्य। क्या होते हैं? अर्जित राज्य। अब राज्यों के विषय में तो आप जानते ही हो क्या होते हैं राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विषय में जानते हो। अर्जित राज्य वे होते हैं जिनको भारत जीत ले या किसी तरह से भारत में शामिल कर ले। अर्जित राज्य जैसे हमने गोवा को बाद में अर्जित किया है, बाद में मिलाया है, तो इस तरह से। लेकिन सिक्किम जो है वो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता था। सिक्किम जो है वो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता था। ये बहुत बड़ी घटना है राज्य की केंद्र वाली, तो उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो हमने एक 35वां संविधान संशोधन किया। अब सिक्किम ना तो राज्य था, ना केंद्र शासित प्रदेश था, ना अर्जित राज्य था। तो हमने इसको अपने यहाँ पे सहराज्य बनाया। क्या बनाया? सहराज्य बनाया। और उससे वायदा किया कि आपके यहाँ का रक्षा, प्रतिरक्षा और सारी जिम्मेदारियां हम लेंगे। और इस शर्त के साथ भारत में उसको शामिल कर लिया। एक बाकायदा संशोधन किया इसके लिए। अभी संशोधन में आपको बता दूंगा कि संशोधन क्या होते हैं। इसके लिए बाकायदा संशोधन किया और 36वां संशोधन हमने किया। और 35वें संशोधन को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 35वें संविधान संशोधन को खत्म कर दिया। और सिक्किम के साथ जो सहराज्य का दर्जा था, उस सहराज्य के दर्जे को खत्म करके उसको भी भारत का एक राज्य बना दिया। 35वें संविधान संशोधन में हमने क्या किया कि उसको एक सहराज्य बनाया। और 36वें में उसको सहराज्य ना बनाकर उसको भारत का ही एक हिस्सा बना दिया। यानी कि अब वो भी यूनियन का एक हिस्सा हो गया और अब वो भी चाहकर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि 35वें संविधान संशोधन के तहत उसके पास ये शक्ति थी कि वो अलग हो सकता था, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा था उसके पास। तो ये बात समझनी होगी बेटा हमें। क्या इतनी बात समझ रहे हैं बेटा आप लोग? अनुच्छेद 3 पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी मैं संशोधन भी समझा दूंगा आपको, अभी आगे आएंगे हम उस पर। बात करें अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 में हमें संसद की शक्ति पता है। क्या पता है? संसद की शक्ति। क्या है संसद के पास शक्ति? संसद की शक्ति में यह वर्णित किया गया बेटा कि संसद के पास 3 प्रकार के अधिकार हैं। संसद के पास 3 प्रकार के अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? पहला अधिकार है, लेकिन याद रखना, भारत की सीमा के अंदर। अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं बेटा, अनुच्छेद 2 पर बात कर चुके हैं। भारत की सीमा के अंदर क्या कर सकती है? वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद। तीसरा, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद को अनुच्छेद 3 के तहत 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं कि संसद अगर चाहे तो भारत की राज्य सीमा के अंदर जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जो उनकी बाउंड्री है उसको कम ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं बेटा। क्या शर्तें हैं? कि इसके लिए भारत की संसद को उस राज्य की विधानसभा से एक बार इसकी परमिशन लेनी होगी। जिस राज्य के साथ भारत की संसद ऐसा करने जा रही है, भारत की संसद को उस राज्य की विधानमंडल या विधानसभा से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, अगर विधानसभा ऐसा मना कर दे कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग किया गया, तेलंगाना में वहां की जनता ने, वहां की विधानसभा ने मना कर दिया कि हमें नए राज्य की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद कर दिया गया, तेलंगाना को उसके बावजूद अलग कर दिया गया। अगर उस राज्य की विधानमंडल या विधानसभा मना कर दे तो भी संसद को यह अधिकार है
कि वो उस राज्य के साथ जो चाहे वो कर सकती है, सीमा क्षेत्र में, नाम में ऐसा परिवर्तन कर सकती है। जैसे अब हम बात करें असम की, असम का नाम असोम कर दिया गया, असोम। तो संसद को ये अधिकार है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी राज्य हैं उनको अलग वो कर सकती है। हमने देखा, हमने एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग होते देखा है, हमने एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग होते देखा है, आपने सबने देखा होगा। आपको पता है कि एमपी से एक राज्य अलग किया गया, छत्तीसगढ़। हमने यूपी से उत्तराखंड को अलग होते देखा है, यूपी से उत्तराखंड को अलग देता है। और क्या देखा है? हमने देखा है बिहार से झारखंड को अलग होते हुए, हमने देखा है बिहार से झारखंड को अलग होते हुए, हमने देखा है तेलंगाना को अलग होते हुए। ऐसे हमारे पास 50 एग्जाम्पल हैं, ऐसे हमारे पास 50 एग्जाम्पल हैं। तो संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो किसी राज्य की सीमा में, नाम में, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। विधानमंडल से केवल पूछेगी, वो दे परमिशन या ना दे, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बात करें अनुच्छेद 4 की, बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। क्या कहता है अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी, फिर से समझाता हूं, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको हमने, अनुच्छेद 4 को हमने अनुच्छेद 368 से अलग रखा है। अनुच्छेद 4 को अनुच्छेद 368 से अलग रखा है। अब आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है? तो मैं बताता हूं आपको बेटा, टेंशन मत लो, मैं हर चीज समझाऊंगा आपको, हर चीज समझाऊंगा। क्या है अनुच्छेद 368? अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 है बेटा संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन 3 प्रकार के हो सकते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं, जिसमें पहला है साधारण संशोधन, सामान्य संशोधन, सामान्य संशोधन। दूसरा है विशेष संशोधन, विशेष संशोधन। और तीसरा है विशेष संशोधन प्लस 1/2 आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति है, आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। अब बात को थोड़ा सुनना बेटा, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है तो उसके लिए कभी भी इनकी आवश्यकता नहीं होती, इनकी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ना तो विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है, ना विशेष संशोधन प्लस 1/2 राज्यों की ये अनुमति है, विशेष परमिशन होती है, जिसको आप कहते हैं विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। माफी चाहूंगा बेटा, मैं संशोधन लिख दिया उसको, बहुमत है ये, बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, संशोधन नहीं है, विशेष बहुमत है बेटा, बहुमत। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत में संसद के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलना जरूरी है। संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलना जरूरी है, यह विशेष बहुमत कहलाता है। तो जब अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। और याद रखना, जब संसद 2 या 3 का प्रयोग करती है और किसी तरह का संशोधन करती है तो वो संशोधन में काउंट नहीं होती,
वो संशोधन में काउंट नहीं होते। याद रखना, संशोधन में केवल वही काउंट होगा, संशोधन में केवल वही काउंट होगा जिसके लिए विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमति ली जाए। तो हमने जब सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम को मिलाने के लिए हमने एक संशोधन किया। तो बेटा वो संशोधन जो किया है वो सिक्किम को मिलाने के लिए नहीं किया है, सिक्किम के साथ जो विशेष सहराज्य बनाया गया है, सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया गया, उस सहराज्य को बनाने के लिए हमने एक संशोधन किया है, सिक्किम को मिलाने के लिए संशोधन नहीं किया है। ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, मैं कहना चाहता हूं कि फिर से समझना बेटा मेरी बात को। तो जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 है, इसमें क्या होता है कि विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के साइन जरूरी होते हैं। विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के साइन जरूरी होते हैं, लेकिन जब 2 या 3 का प्रयोग कर रही है तो 368 लागू ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की विशेष परमिशन या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जब विशेष बहुमत होगा तो ही संशोधन में काउंट होगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो कि अनुच्छेद संशोधन 35 और संशोधन 36 जो किए गए तो वो संशोधन कैसे बन गए? बेटा वो संशोधन इसलिए बन गए कि सिक्किम को पहले तो हमने सहराज्य बनाया। क्या बनाया? सहराज्य। तो सिक्किम को शामिल करने के लिए संशोधन नहीं किया है, हमने सिक्किम को सहराज्य बनाने के लिए संशोधन किया है। सिक्किम को सहराज्य बनाने के लिए 35वां संशोधन किया और सिक्किम के साथ सहराज्य का दर्जा हटाने के लिए 36वां संशोधन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यूनियन का भी एक भाग बनाना था। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई है? अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार होगा कि वो भारत में किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो भारत की राज्य सीमा, राज्य क्षेत्र के अंदर जो राज्य हैं उनके नाम में, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। किसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो वो अनुच्छेद 368 में काउंट नहीं होंगे, यानी कि उनके लिए, जैसे अनुच्छेद 368 के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन अनुच्छेद 2 या 3 के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है। ये आपका संविधान का भाग 1 है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 संविधान का भाग 2 हम नागरिकता पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो कल फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा।